दोस्तों, आपका देश के किसी भी बैंक में कोई भी खाता हो, वो चाहे सेविंग अकाउंट या बचत खाता हो या फिर एफडी या फिक्स्ड डिपॉजिट खाता हो या फिर आरडी या रेकरिंग डिपॉजिट खाता हो या फिर आपने बैंक से लॉकर सर्विसेज ले रखा है। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारी देश की सरकार ने बैंक खाते से जुड़ा हुआ एक बहुत ही पुराना रूल चेंज कर दिया है और इस चेंज्ड हुए रूल को अप्रैल 1, 2025 से लागू भी कर दिया गया है। जब से बैंकिंग व्यवस्था शुरू हुई है तब से ये पुराना रूल चला आ रहा था, लेकिन सरकार को लगा कि इस पुराने रूल में बदलाव लाना चाहिए। इसीलिए सरकार ने बैंकिंग एक्ट में संशोधन करते हुए पहले इस रूल को लोकसभा में पास किया और फिर राज्यसभा में, और अब ये नया रूल दोनों लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है और ये इफेक्टिव भी हो चुका है 1 अप्रैल 2025 से। तो क्या है बैंक खाते से जुड़ा हुआ ये नया रूल और ये आपके बैंक खाते में कैसे असर डाल सकता है, इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पैसे की बात आती है वहां आपको पूरा नॉलेज, पूरा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है, जल्दी से जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को टाइमली मिल पाए और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि जब से बैंकिंग व्यवस्था चली आ रही थी तब से ये पुराना रूल भी चला आ रहा था। तो सरकार को ऐसी क्या आन पड़ी कि बैंकिंग एक्ट का संशोधन करते हुए सरकार ने इस रूल को बदल दिया और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसे पास करके इसे इफेक्टिव भी कर दिया 1 अप्रैल 2025 से। तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी, इसके पीछे की भी एक कहानी है जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। आपको तो कोविड महामारी के बारे में पता ही होगा, सारे विश्व में कोविड महामारी छाया हुआ था और हमारे देश में भी कोविड ने बहुत लोगों की जान ले ली। तो जो भी बैंक खाता धारक इस कोविड में इस दुनिया से चले गए और जिन्होंने नॉमिनी अपने बैंक खाते में नहीं रखा था, वो जब चले गए कोविड से, तो उनके परिजनों को वो पैसा क्लेम करने के लिए जो उनके अकाउंट में था, बहुत ही मुश्किल से वो उनको क्लेम करना पड़ता था। और बहुत सारे केसेस में बैंक वाले उनके परिजनों को मना भी कर देते थे, क्योंकि उनके बैंक खाते में कोई भी नॉमिनी नहीं था। बैंक बहुत समय में बोलता था, जिस बैंक खाते में बहुत ज्यादा अमाउंट था, बैंक उनको बोलता था आप कोर्ट जाओ, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, और जिस अकाउंट में पैसे कम थे उसमें बैंक उनको बहुत डॉक्यूमेंट मांगता था बैंक खाता धारक के परिजनों को, जैसे कि एफिडेविट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, लीगल हायर कॉपी हो गया, 2 विटनेसेस हो गए, एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया। तो जो भी मृत बैंक खाताधारकों के परिजन थे, उनको ये सारे डॉक्यूमेंट के लिए लॉयर के पास, वकील के पास जाना था, और अगर कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए भी उनको वकील के पास जाना होता। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों वकील के पास जाके पैसा खर्चा करें, वो पैसा ऐसे ही मृत बैंक खाता धारक के अकाउंट में पड़ा रहे। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि आरबीआई ने डिक्लेयर किया है कि 31 मार्च 2024 यानी 31 मार्च 2024 तक जो बैंक खाता धारक हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, वो जो अनक्लेम्ड अमाउंट वहां पड़ा हुआ है, क्या आपको पता है वो राशि कितनी है? लगभग 80 करोड़ रुपए। हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्गम पोर्टल। और इस पोर्टल को आरबीआई ने क्यों लॉन्च किया है? ताकि जो भी बैंक खाता धारक इस दुनिया में नहीं है, उनके कोई परिजन उस बैंक में जो भी उस अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, अगर उसको क्लेम करना चाहते हैं तो वो जाके कर सकते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम बैंक खाता धारकों के परिजन को फेस करना पड़ा, क्यों फेस करना पड़ा? क्योंकि उनके बैंक खाते में कोई नॉमिनी नहीं था। अब बात करते हैं कि क्यों उनके बैंक खाते में नॉमिनी नहीं था। 2 रीजन है इसके लिए।
एक तो हमारे देश में बहुत सारे बैंक अकाउंट ऐसे हैं जिन लोगों का बैंक अकाउंट खोल दिया जाता है वो जानकार नहीं होते, उन्हें पता भी नहीं होता कि जब भी वो बैंक अकाउंट में एक अकाउंट खोल रहे हैं बैंक जाकर, वो चाहे सेविंग अकाउंट हो, वो चाहे आरडी हो, वो चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, या भले ही वो लॉकर सर्विसेज ले रहे हैं, बहुत सारे लोग वो जानकार नहीं होते कि उन्हें एक नॉमिनी भी रखना होता है, तो इसीलिए वो नॉमिनी रखते नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो जानकार हैं, जिन्हें पता है कि जो कोई भी अकाउंट एक बैंक में जाके वो खोल रहे हैं उन्हें नॉमिनी रखना चाहिए, लेकिन जानकार होके भी वो नॉमिनी नहीं रखते। अब वो नॉमिनी क्यों नहीं रखते? क्योंकि से फॉर एग्जाम्पल एक पिता के 4 बेटे हैं, तो वहां पे पिता सोचता है कि मेरे जाने के बाद अगर मैंने बीवी को अपना बैंक अकाउंट में नॉमिनी रख दिया और बेटों को नहीं रखा तो बेटों को बुरा लगेगा, और वहीं पे अगर एक बेटे को रखा तो बाकी 3 बेटों को और बीवी को बुरा लगेगा। तो इसी सोच के चक्कर में पिता चुप रह जाता है और कोई भी नॉमिनी नहीं रखता। उसे लगता है कि मेरे जाने के बाद ये सारे लोग कोर्ट जाके सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके कोर्ट जो भी डायरेक्शन देगी कि ये पैसा इन सारे लीगल हेड्स में बांट दो, वो प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। मैं जब तक जिंदा हूं मैं नॉमिनी नहीं रखूंगा और किसी को भी नाखुश या दुखी नहीं करूंगा। इसीलिए बहुत सारे जानकार लोग जानते हुए भी कि नॉमिनी कितना जरूरी है वो नॉमिनी नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट में आप एक बार नॉमिनी रख देते हो तो आपके जाने के बाद प्रोसेस बहुत ही इजी होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, आरबीआई के पास 31 मार्च 2024 तक लगभग 80 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। तो सरकार ने भी स्पेशली कोविड के बाद इन सारे चीजों का केस स्टडी किया और प्रॉब्लम का सलूशन निकाला। और वो कैसे निकाला? जो पुराना रूल था उस पुराने रूल को बदला और नया रूल सरकार लेके आई। तो वो नया रूल क्या है जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है? वो नया रूल ये है कि जब भी अब कोई अकाउंट खोलेगा तो नॉमिनेशन इज अ मस्ट, और अब आप एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी भी रख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, एफडी अकाउंट यानी फिक्स डिपॉजिट खाता, आरडी अकाउंट यानी रिकरिंग डिपॉजिट खाते में एक नहीं बल्कि आप चाहो तो 4 नॉमिनी भी रख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप 4 नॉमिनी रख सकते हो। आप चाहो तो 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। मैक्सिमम जो रखने की लिमिट है नॉमिनी की वो है 4 नॉमिनी। और सरकार ने ये भी रूल बनाया है कि आप चाहो तो नॉमिनी का जो शेयर है आपके जाने के बाद, से फॉर एग्जाम्पल एक पिता के 4 बेटे हैं, ए बी सी डी हम उनका नाम दे देते हैं। तो पिता चाहते हैं कि उनके जाने के बाद ए को 10% शेयर मिले, बी को 20% शेयर मिले, सी को 30% शेयर मिले, तो डी को 40% शेयर मिले। तो ऐसे आप बंटवारा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है आप कितना देना चाहते हो। आप ए को 25% दे सकते हो, बी को भी 25% दे सकते हो, सी वाले नॉमिनी को भी 25% और डी वाले नॉमिनी को भी 25%। तो आप अपने सारे नॉमिनी को इक्वल शेयर दे सकते हो, या फिर आप अपनी मर्जी से किसको कितना शेयर देना है वो आप डिसाइड करके जा सकते हो। लेकिन लॉकर में थोड़ा अलग है। लॉकर में अगर आप नॉमिनी रखते हो, से फॉर एग्जाम्पल आप 3 नॉमिनी रखते हो, तो अगर पहले नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है तभी सेकंड वाला नॉमिनी उस जो भी आपने लॉकर में सोना चांदी जो भी रखा हुआ है उन चीजों को क्लेम कर पाएगा। तो सेकंड नॉमिनी तभी क्लेम कर पाएगा जब फर्स्ट नॉमिनी की मृत्यु हो जाएगी। वहीं पे थर्ड नॉमिनी तभी क्लेम कर पाएगा जब सेकंड नॉमिनी की मृत्यु हो जाएगी अकॉर्डिंगली। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर करो कि अपने सारे दोस्तों, अपने सारे रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर कर रहे हो टू स्प्रेड द अवेयरनेस, ताकि उन्हें भी पता चले कि बैंकिंग व्यवस्था जब से चली आ रही थी, जो पुराना रूल चला आ रहा था, उसमें कैसे सरकार ने बदलाव ऑलरेडी ला चुकी है हमारी सरकार, और वो इफेक्टिव भी हो चुका है, ताकि वो भी नॉमिनी रख पाए और अपने हिसाब से रख पाए, ताकि उनके जाने के बाद उनके परिजनों को किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।